हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 9 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में गुफाओं की शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुफाओं की शैली और इनके उदाहरण। अपसाइड वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल अजंता की गुफाएं, अपसाइडल वॉल्ट रूफ पिलर रेस हॉल थानले गुफाएं, फ्लैट रूफ क्वाड्रेगुलर हॉल महाकाली गुफाएं। पश्चिमी भारत में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित कई बौद्ध गुफाओं की खुदाई की गई है, जहां मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्थापत्य शैली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। अपसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल जो है, इनका अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाएं हैं। अपसाइडल वॉल्ट रूफ पिलर रेस हॉल का जो उदाहरण है, ये महाराष्ट्र में थाना नाथपुर में जो गुफाएं पाई गई हैं, इनको थानले गुफाएं के नाम से जानते हैं। तो वहां इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। फ्लैट रूफ क्वाड्रेगुलर हॉल, ये महाकाली की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में कोडिवाइट या महाकाली गुफाओं में ये रूप पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो आंसर है आपका पहले का सी, यानी 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, जजमानी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? जजमानी व्यवस्था ने सेवा प्रदाता की आर्थिक और व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित की। जजमानी व्यवस्था विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें एक परिवार दूसरे के लिए विशेष रूप से कुछ सेवाएं प्रदान करता था। जजमानी व्यवस्था को ग्रामीण भारत से बिलोंग करने वाले लोग अच्छे से जानते होंगे। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ किसी फंक्शन में या फिर किसी त्यौहार पर कुछ विशेष जातियों के लोग आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, और उसके बदले में ग्रामीण परिवेश में आप देखते होंगे, उसके बदले में उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें अनाज वगैरह, राशन वगैरह वो प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये व्यवस्था आजकल की नहीं है, ये 500-600 साल पुरानी व्यवस्था है, और मैं इससे भी पुरानी अगर कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा। और ये व्यवस्था ऐसे ही काम करती है। ये गाँव में आपने देखा होगा कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनसे हम विशेष अवसरों पर विशेष काम लेते हैं, तो उसके बदले में उन्हें पैसे नहीं देते हैं, बल्कि उसके बदले में उन्हें अनाज या जो भी हमारे ग्राम स्तर पर चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती हैं, उसके बदले में हम उन्हें वो दे देते हैं। तो ऐसे करके उनका आर्थिक जो है, आर्थिक क्रियाकलाप वो भी चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन है, जजमानी व्यवस्था ने सेवा प्रदाता की आर्थिक और व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित की। यहाँ पर व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित होने का मतलब क्या है? क्योंकि जो जजमानी व्यवस्था है, ये प्रणाली वंशानुगत थी, इसलिए जो काम करने वाली जाति है, जिसको कामिन जाति कहते हैं, तो कामिन जाति को उसके व्यवसाय का आश्वासन रहता था। इसके अलावा ये आर्थिक, यानी यहाँ पर कहा गया है कि आर्थिक जो व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित करती थी। तो जजमानी जो व्यवस्था है, ये कामिन जाति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती थी, क्योंकि जजमान उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। कामिन को उनकी आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता था, और प्रत्येक आर्थिक संकट में उनका जो जजमान होता था वो कामिन जाति की मदद करता था। कामिन से मतलब है यहाँ पर काम करने वाली जाति, और जजमान का मतलब क्या है? जिसके लिए वो काम कर रहा है। मान लीजिए ये व्यक्ति है, जिसके घर में कोई काम हो रहा है, तो ये इसका क्या है? जजमान है। और ये जो काम करने वाला व्यक्ति है, ये कामिन बोला जाएगा, ठीक है, और ये जजमान बोला जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है, इसको जजमानी कहते हैं। समझ लीजिए आप, ये पूरा जो सिस्टम है, इसको जजमानी कहा जाता है। यानी कोई एक निचली जाति का व्यक्ति ऊपरी जाति के किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा है ग्रामीण परिवेश में, तो वो एक तरह की जजमानी व्यवस्था थी। उसके लिए उन्हें कुछ पैसे वगैरह नहीं दिए जाते थे, बल्कि उसके लिए उन्हें राशन वगैरह या फिर ग्रामीण स्तर पर जो भी संसाधन होते हैं वो उपलब्ध करवाए जाते थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि जजमानी व्यवस्था ने सेवा प्रदाता की आर्थिक और व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित की। सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में एक ग्राम समुदाय के भीतर विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक पारस्परिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें एक परिवार दूसरे के लिए विशेष रूप से कुछ सेवा कार्य करता है, जैसे कि वेतन, सुरक्षा और रोजगार सुरक्षा के बदले में कृषि श्रम प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका 2 का सी। हालांकि बदलते हुए परिवेश में जजमानी व्यवस्था है, ये आपकी खत्म होती जा रही है। जिन लोगों ने माजिद हुसैन की भूगोल पढ़ी है, उसमें ये जिक्र आया है कि समय के साथ साथ भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं, आर्थिक जो विकास हो रहा है, उसमें जो जजमानी व्यवस्था वाली प्रणाली है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती जा रही है। क्योंकि शहरों में आपने देखा होगा, अब शहरों में
अनाज वगैरह देने से काम नहीं चलता है। अगर आपको कोई सेवा लेनी है तो उसके लिए आपको पे करना होता है, जबकि ग्राम स्तर पर ये नहीं था। ग्राम स्तर पर आपको जो भी काम करवाना होता था तो वो पर्टिकुलर जाति के लोग उसके लिए असाइन कर रखे थे कि भाई ये काम जो है फलानी जाति के लोग करेंगे, तो आप उनसे वो काम करवाते थे और उनको त्यौहार वगैरह पर आप उनको राशन वगैरह प्रोवाइड करवा देते थे। तो जजमानी व्यवस्था जो है समय के साथ साथ अब ये कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, हालांकि ग्रामीण भारत में आज भी ये देखने को मिलती है। तो आई होप आप लोगों ने माजिद हुसैन पढ़ी होगी, तो वहां से उठकर आया है ये टॉपिक और इतिहास से संबंधित भी है। तो यहां पर आपका दोनों ही कथन सही है, तो आंसर है आपका सेकंड का सी। तीसरा प्रश्न है अब आपका, कापू समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। कापू मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान समुदाय है। माना जाता है कि कापुओं ने हजारों साल पहले गंगा के मैदानी इलाकों से प्रवास किया था। कापू समुदाय चर्चा में क्यों है? हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। यानी इनको ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण देने की घोषणा की है और यह आरक्षण संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बढ़ाया गया है। यानी ईडब्ल्यूएस वाली जो व्यवस्था है इस संविधान में 103वां संविधान संशोधन करके लागू की गई है। तो कापू मुख्य रूप से आंध्र तेलंगाना क्षेत्र के वास करने वाले कृषि समुदाय हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ऐसा माना जाता है कि यह हजारों साल पहले गंगा के मैदानी इलाकों से संभवतः ये काम्पिल यानी अयोध्या के पास का जो भाग है कंपिल जो बोला जाता है, तो वहां से प्रवास करके आंध्र और तेलंगाना में बसे हैं। तो यहां पर आपका दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है तीसरे का सी, यानी 1 और 2 दोनों। चौथा प्रश्न है आपका, चमड़े की कठपुतली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है चमड़े की कठपुतली का साक्ष्य महाभारत में पाया जा सकता है। थोलू बोमलता चमड़े की कठपुतली का एक रूप है जो तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है। देखिए जो चमड़े की कठपुतलियां हैं इनकी उत्पत्ति लगभग 2000 ईसा पूर्व तक मानी जा सकती है, जैसा कि महाकाव्य महाभारत में इस बात को लेकर वर्णित किया गया है। तो चमड़े की कठपुतली का साक्ष्य महाभारत में पाया जा सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये कठपुतलियां बकरी, हिरन और भैंस की खाल से तैयार की जाती हैं। खाल पर जड़ी बूटियों और तेलों का लेप लगाया जाता है तथा इसे तब तक पीटा जाता है जब तक ये पारभासी नहीं हो जाती, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। भारत में सबसे प्रसिद्ध चमड़े की जो कठपुतलियां हैं ये आंध्र प्रदेश की थोलू बोमलता में प्रयोग की जाती हैं, ना कि तमिलनाडु में, यानी कि ये आंध्र प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का ए, केवल 1। पांचवा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर चोल वंश से संबंधित हैं? बृहदेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, मामल्लपुरम का शोर मंदिर। 11वीं और 12वीं शताब्दी में 3 महत्वपूर्ण मंदिर जो हैं वो चोल वंश में बनवाए गए थे। इसमें आपका तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम में भी एक बृहदीश्वर मंदिर है। इसके अलावा दारासुरम में एक ऐरावतेश्वर मंदिर है। ये तीनों ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हैं। तो बृहदेश्वर और ऐरावतेश्वर यहां पर चोल वंश से संबंधित हैं। चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1035 ईस्वी में करवाया गया था। दारासुरम में राजराज द्वितीय द्वारा निर्मित ऐरावतेश्वर मंदिर परिसर में अगर हम देखें तो 24 मीटर लंबी गुंबद और शिव की एक पत्थर मूर्ति है। तो यहां पर ये 2 मंदिर आपके चोल वंश से संबंधित हैं। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो मीनाक्षी अम्मान मंदिर, जिसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है और ये तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। इसे पांड्यों के शासनकाल में बनाया गया था, यानी ये चोल शासनकाल से संबंधित नहीं है बल्कि पांड्य शासनकाल से संबंधित है। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर की बात करें, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और यह हम्पी के स्मारकों के समूह का एक हिस्सा है और इसे भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। और यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में बनाया गया था, यानी इसका संबंध विजयनगर साम्राज्य से है, ना कि चोलों से। तो यहां पर आपका ये वाला कथन भी, चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। मामल्लपुरम का शोर मंदिर, मामल्लपुरम का शोर मंदिर ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है और ये जो है पल्लव शासनकाल में बनवाया गया है, यानी ये पल्लवों के शासनकाल में बनवाया गया है। तो यहां पर आपका
एक और दो कथन सही है, तो आपका सही आंसर है पांचवें का ए, केवल एक और दो। छठवां प्रश्न है आपका, अकबर के शासनकाल के दौरान किए गए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। उन्होंने शिक्षा में ज्यामिति, रेखागणित और इतिहास जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों को शामिल किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के वैधीकरण के लिए भी कदम उठाए। उनके शासनकाल के दौरान शराब की बिक्री प्रतिबंधित थी। अकबर ने कई सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की शुरुआत की। अकबर के शासनकाल में इसने नैतिक शिक्षा, गणित, कृषि, ज्यामिति, न्याय व्यवस्था, तर्क, इतिहास आदि जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों पर अधिक जोर देते हुए शैक्षिक पाठ्यक्रम को भी इसने संशोधित किया। तो पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है। अकबर के टाइम में बहुत सारे सामाजिक सुधार करने का प्रयास भी किए गए, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन अगर कोई महिला स्वयं सती होने का विचार व्यक्त करती थी तो वह सती हो सकती थी। इसके अलावा इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता प्रदान कर दी गई थी। अकबर एक से अधिक पत्नी रखने वालों के विरुद्ध था, लेकिन दूसरे विवाह की अनुमति इस आधार पर दी जाती थी कि पहली पत्नी बांझ हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह भी यहां पर हुआ था, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहां पर सही है। तीसरा वाला कथन भी यहां पर सही है कि अकबर के शासनकाल के दौरान शराब की बिक्री प्रतिबंधित थी। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है छठवें का ए वाला, 1, 2 और 3। सातवां प्रश्न है आपका, मुगल शासन के दौरान ग्राम पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। मुखिया या मुकद्दम का पद वंशानुगत होता था। पंचायत गांव के अंदर वाणिज्य और कृषि पर कर लगाकर अपने लिए राजस्व निधि प्राप्त करती थी। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासन जैसी सजा देने का अधिकार था। देखिए, अगर हम बात करें मुगल शासनकाल की, तो मुगल शासनकाल में पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था और पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। इसको मुखिया या फिर मंडल कहा जाता था। अब हम इसकी बात करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह वंशानुगत होता था। मुखिया का चुनाव जो है गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। उस हिसाब से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाले कथन में बोला गया है पंचायत गांव के अंदर वाणिज्य और कृषि पर कर लगाकर अपने लिए राजस्व निधि प्राप्त करती थी, जो कि गलत है। पंचायत गांव की आमदनी और खर्च का जो हिसाब किताब है ये अपनी निगरानी में मुखिया बनवाता था और ये मुख्य इसका कार्य था और इससे पंचायत का पटवारी उसमें मदद भी करता था। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के कर लगाने का जिक्र यहाँ पर नहीं मिलता है कि पंचायत जो है गांव पर कर लगा रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर जिक्र देखने को नहीं मिलता है। तीसरा वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत जो दंडित व्यक्ति है इसको गांव छोड़ना पड़ता था। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर केवल एक और दो कथन गलत हैं, तो आपका सही आंसर है सातवें का ए, क्योंकि यहाँ पर केवल एक और दो कथन सही नहीं है। आठवां प्रश्न है आपका, धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला है। इसकी खोज पुरातत्वविद जगपति जोशी ने वर्ष 1968 में की थी। इसमें एक मजबूत दुर्ग, एक मध्य शहर और एक निचला शहर शामिल हैं, जिनकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनी हैं। यह कौड़ी और अर्धकीमती पत्थरों से बने आभूषणों के निर्माण का केंद्र था। देखिए, पहले वाले कथन की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है ये। तो हाल ही में हड़प्पाकालीन शहर धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला है और यूनेस्को ने धौलावीरा को तीसरी से लेकर दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की दक्षिण एशिया की सबसे उल्लेखनीय और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक करार दिया है। और यह जो है विश्व धरोहर स्थल की सूची में स्थान पाने वाला गुजरात का चौथा, यानी अगर हम बात करें गुजरात की बात करें तो गुजरात का चौथा स्थल है ये। और हम भारत की बात करें तो भारत में ये 40वां यूनेस्को वाला स्थल है। ये ध्यान रखना, भारत को ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये पहला स्थल है जिसे टैग प्रदान किया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसकी खोज पुरातत्वविद जगपति जोशी ने वर्ष 1968 में की थी। तो यहां पर आपका बी वाला कथन भी आपका सही है। तीसरा वाला जो कथन है यह गलत है। इस स्थल पर एक मजबूत गढ़
एक मध्य शहर और एक निचला शहर प्राप्त हुआ है, जिनकी दीवारें अन्य कई हड़प्पा स्थलों से प्रयुक्त मिट्टी की ईंटों की बजाय बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी हैं। यानी यहाँ की दीवारें जो हैं ये मिट्टी की नहीं बनी हैं, बल्कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी हैं। उस हिसाब से आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। डी वाला जो कथन है यह यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो शहर है ये कौड़ी और अर्धकीमती पत्थरों से बने आभूषणों के निर्माण का केंद्र था। यानी यहाँ पर उत्खनन हुआ है तो उस उत्खनन में ये अवशेष देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला कथन है वो है 8वें का सी वाला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 8वें का सी। 9वां प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, अर्ज ए मामलिक सैन्य विभाग का प्रमुख था। अर्ज ए मामलिक सेना का प्रमुख भी होता था। देखिए, दिल्ली सल्तनत में वजीर के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवान ए अर्ज या फिर सैन्य विभाग था। इस सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज भी कहा जाता था। इसको दीवान ए अर्ज के नाम से भी जाना जाता था सैन्य विभाग को। तो अर्ज ए मामलिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। तो यहां पर बिल्कुल सही है, इस विभाग के प्रमुख को अर्ज या आरिज ए मामलिक कहा जाता था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाले कथन की अगर हम बात करें तो सेकंड वाला कथन सही नहीं है। यहां लिखा गया है अर्ज ए मामलिक सेना का प्रमुख भी होता था। यह गलत है, क्योंकि सुल्तान ने खुद सेनाओं की कमान संभाली थी, इसलिए आरिज सेना के प्रमुख नहीं थे। बलबन द्वारा पहली बार एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का ए, केवल एक। 10वां प्रश्न है आपका, जय सिंह सिद्धराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। इसने प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को प्रश्रय दिया। इसने खजुराहो में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। अब आपको बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज ये शिव के भक्त थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया था और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को अपने दरबार में आश्रय दिया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन भी सही है और सेकंड वाला कथन भी सही है। खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया मंदिर महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। यानी कि ये जयसिंह सिद्धराज के द्वारा नहीं करवाया गया था। जयसिंह सिद्धराज जो है ये चालुक्य शासक था। ध्यान देना, ये चालुक्य शासक था। और वहीं जो खजुराहो मंदिर की बात हो रही है, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर की बात हो रही है, इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, ना कि चालुक्यों ने। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था, न कि चालुक्य शासक द्वारा। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भी चालुक्य शासक भीम प्रथम द्वारा करवाया गया था। चालुक्य शासकों में अगर हम बात करें तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, गुजरात के मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण जो है चालुक्य शासक भीम के द्वारा करवाया गया। मोढेरा सूर्य मंदिर जो है तो इसका निर्माण जो है भीम एक शासक हुए हैं, इनके द्वारा करवाया गया है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का ए, केवल 1 और 2। 11वां प्रश्न है आपका, शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है, आपको बताना है। पहला है सर ए नौबत, सेनापति, पंडित राव, समारोहों का दायित्व, सुमंत, धर्मार्थ और धार्मिक प्रशासन। देखिए, अगर हम बात करें शिवाजी की तो शिवाजी एक महान प्रशासक थे और उन्होंने प्रशासन की एक प्रभावी प्रणाली की नींव रखी। सरकार का प्रधान राजा होता था। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद उनकी सहायता करती थी। अष्टप्रधान का मतलब क्या है कि 8 जो प्रधान मंत्री हैं वो उनकी सहायता करते थे। हालांकि प्रत्येक मंत्री शिवाजी के प्रति सीधा उत्तरदायी होता था। यहां पर हम बात करें सर ए नौबत की तो देखिए, सर ए नौबत जो है ये सेनापति, सर ए नौबत या सेनापति ये सैन्य कमांडर का एक मानद पद था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला है यहां पर पंडित राव, यहां पर समारोहों का दायित्व। देखिए, ये सेकंड वाला कथन सही नहीं है। पंडित राव धर्मार्थ और धार्मिक प्रशासन का प्रमुख होता था, जबकि सुमंत जो है ये विदेश मंत्री, यानी कि ये सुमंत जो है ये विदेश मंत्री होते थे। तो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड कथन जो है ये गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है 11वें का बी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, दीघ निकाय और महावास्तु नामक
साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती हैं? विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में, विभिन्न मूर्तिकलाओं के बारे में, या विभिन्न प्रकार के मृदभांडों के बारे में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दिग्निकाय महावास्तु ये जो है साहित्यिक कार्य हैं और इनकी समय काल जो है, इनका जो लेखन काल माना गया है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में माना गया है। दिग्निकाय जो है इसमें बड़े उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक के प्रथम 5 निकायों या संग्रहों पर आधारित बौद्ध धर्म संबंधी एक पुस्तक है। इसमें 2 दर्जन से अधिक व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। अब बात कर रहे हैं महावास्तु की, तो महावास्तु का मतलब है बड़ी घटना या बड़ी कहानी। तो इसमें प्रारंभिक बौद्ध धर्म की लोकोत्तरवादी विद्यालय शैली का एक लेख है और यह स्वयं को बौद्ध मठ संहिता की ऐतिहासिक भूमिका के रूप में वर्णित करता है। इसमें कम से कम 36 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। तो यानी दीघनिकाय और महावास्तु में हमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका सही आंसर है 12वें का ए वाला। 13वां प्रश्न है आपका, गुप्त काल में जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? पहली बार, नागरिक कानून एवं दंड विधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित किया गया। गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमारमात्य थे। चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया। गुप्त काल 3वीं शताब्दी के अंत से 6वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है और इसमें न्याय प्रणाली पहले की तुलना में बहुत अधिक विकसित हो गई थी। पहली बार नागरिक कानून और दंड विधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित किया गया था। यानी चोरी और जो व्यभिचार जैसे जो है कृत्य हैं इनको दंड विधि के अंतर्गत शामिल किया गया था। वहीं संपत्ति से संबंधित प्रावधान जो थे वो नागरिक कानून के अंतर्गत शामिल थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। गुप्त साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कुमारमात्य था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। इसकी जो नियुक्ति होती थी वो राजा द्वारा गृह राज्य में ही की जाती थी और संभवतः इनको नगद भुगतान भी किया जाता था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तीसरे वाले कथन की अगर हम बात करें, यहाँ पे बोला गया चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया। तो चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त काल में ही भारत का भ्रमण किया था। उसने जो है 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी के बीच बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया जो अब सीजियांग, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हैं। उसने बताया कि मगध राज्य में कई शहर थे और इन शहरों के समृद्ध लोगों द्वारा बौद्ध धर्म का समर्थन किया गया तथा दान दिया गया। उसके लेख गुप्त काल में लोगों के आर्थिक जीवन की जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 13 का डी, यानी 1, 2 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जवाबित पद, इसका अर्थ है विदेशी व्यापार पर कर, धर्मनिरपेक्ष डिक्री, नक्कार खाना, राजस्व अधिकारी। मुगल शासक द्वारा जारी धर्मनिरपेक्ष फरमान डिक्री को जवाबित के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का बी वाला। औरंगजेब के फरमानों का एक संकलन सरकारी नियम कायदे जवाबित आलमगिरी नामक पुस्तक में संकलित है। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल खादिरबेट द्वीप पर स्थित है। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर लोथल के पुरातात्विक अवशेष खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक सहायक नदी भोगवा के किनारे ये स्थित है। खादिरबेट जो द्वीप है, तो हड़प्पा कालीन जो स्थल धौलावीरा है ये खादिरबेट पर स्थित है। यानी यहाँ पर खादिरबेट द्वीप पर धौलावीरा स्थित है, ना कि लोथल बंदरगाह। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाले कथन की अगर हम बात करें कि मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल है, तो जम्मू के पास स्थित मांडा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थान है। महाराष्ट्र में स्थित दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण में स्थित पुरातात्विक स्थल है। यानी ये सबसे उत्तरी आपका मांडा बोला जाता है और महाराष्ट्र का दायमाबाद सबसे दक्षिणी बोला जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का बी वाला, केवल सेकंड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।